बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है एवेल्युएटिंग ट्रिपल इंटीग्रल। इस लेक्चर में आप ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करना सीखेंगे। मल्टी वेरिएट कैलकुलस बुक टू फॉलो। क्वेश्चन: एवेल्युएट इंटीग्रल 0 to a माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 0 to a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स डी जेड डी एक्स डी वाई। ये ट्रिपल इंटीग्रल है। आपको नज़र आ रहा है कि इंटीग्रल के साइंस 3 टाइम्स यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे हैं, इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये ट्रिपल इंटीग्रल है। और यहाँ पे डिफरेंशियल्स आप देखें, डी जेड डी एक्स डी वाई। तो इसमें जो डी जेड सबसे पहले है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन हमें जेड के रिस्पेक्ट करनी है। और जेड के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करने के लिए जो इंटीग्रल हम यूज़ करेंगे वो सबसे पहले वाला इधर वाला इंटीग्रल होगा। यानी डी जेड, जेड के रिस्पेक्ट जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला इंटीग्रल जो है वो यूज़ होगा। एक्स यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट होगा वाइल इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो देखते हैं कि किस तरह से इसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। 0 to a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स डी जेड डी एक्स डी वाई। क्वेश्चन पेपर में भी ये आया हुआ है। 2016 के मैथमेटिक्स जनरल 1 के पेपर में, पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आया हुआ है। अब जैसे मैंने अभी बताया कि हम इंटीग्रल ये वाला यूज़ करेंगे। और चूँकि डी जेड लगा हुआ है सबसे पहले, तो डी जेड की इंटीग्रेशन करेंगे। अब डी जेड की इंटीग्रेशन क्या होती है? जेड, यानी डी जेड के साथ 1 लगा हुआ है ना, तो 1 की इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू जेड लगाएंगे। जेड करेंगे तो जेड आएगा, ये एक्स तो कांस्टेंट होगा। तो ये मैंने, आप गौर करें कि ये पहला वाला इंटीग्रल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो वैसे ही रह गए। एक्स कांस्टेंट है वो भी वैसे ही रह गया, डी एक्स डी वाई भी एज इट इज रह गए। तो इस डी जेड की इंटीग्रेशन हो गई यार, वो आ गया जेड। अब ऑब्वियसली लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करनी है, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट ये वाली जो थी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो यहाँ प्लेस कर दी। मैं रिपीट कर दूं, ट्रिपल इंटीग्रल में हम 1 by 1 इंटीग्रेशन करते हैं। पहले एक इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह हम सारे इंटीग्रल जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए, जब हम इसमें तरीका कर क्या है कि सबसे पहले वाला इंटीग्रल जो है ये वाला होगा, सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। और इसके साथ डिफरेंशियल जो है वो डी जेड, ये दोनों चीज़ें मिलके आप इस इंटीग्रेशन को करेंगे, बाकी चीज़ एज इट इज रह जाएगी। ये वाला इंटीग्रल आपने सॉल्व करना है, तो वो आपने कर लिया। कीपिंग एक्स एज इट इज, डी जेड की कंडीशन जेड आ गई। और इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट 0 है, इस इंटीग्रल के अपर लिमिट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट है, वो आपने लगाई। अब लिमिट्स इंसर्ट करने की स्टेज है कि हमने वेरिएबल जेड की जगह लिमिट्स लगानी है। तो आप, ये वाला पहला इंटीग्रल वैसे रहेगा, दूसरा भी वैसे रहेगा, एक्स भी ऐसे ही रहेगा। जेड की जगह आपने लगाया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। फिर माइनस करके जेड की जगह 0 लगाना था, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो 0 का 0 ही हो जाएगा। तो आपने देखा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट आ गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू जेड की थी, उसकी लोअर लिमिट और उसकी अपर लिमिट। जेड की जगह आपने पहले अपर लिमिट लगाई, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। जब आपने जेड की जगह अपर लिमिट लगाई तो ये आंसर आ गया। अब आप बड़े गौर से देखें तो ये आपको इंडिकेट करता है कि अब dx जो है, यहाँ जो dx पड़ा हुआ है नेक्स्ट, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आपने x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है। और x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी किसकी है? इस चीज़ की। और इंटीग्रल कौन सा यूज़ होगा? ये वाला, जिसमें ये लिमिट्स हैं, ये x की लोअर लिमिट है और ये x की अपर लिमिट है। इंटीग्रल में लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, x की अपर लिमिट ये पुट की जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और लोअर लिमिट 0 पुट की जाएगी आफ्टर इंटीग्रेशन। लेकिन पहली स्टेज है इसकी इंटीग्रेशन। ये हमारा फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। इसमें ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो हो गया कांस्टेंट,
therefore there is no need to worry about these two, but we have to worry about minus x square. in fact जब आप इस पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो आता है -2x। अब x तो यहाँ पे मौजूद है, -2 की कमी है, तो -2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि पावर रूल लगा रहे हैं आप। पावर रूल में क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है उसकी पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर वो डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ हो तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और एडिड पावर से उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यही रूल हमने लगाना है। फंक्शन आपको नज़र आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट है। ये जो फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आएगा -2x। तो -2x बनाया जा सकता है चूंकि x ऑलरेडी है, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो वो हमने किया -1/2 0 to a इंटीग्रल एज इट इज, 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स के वाई स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रल एज इट इज, और यहाँ हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x आ गया वैसे ही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन था इस फंक्शन का डेरिवेटिव मुकम्मल मौजूद है। ये फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये फंक्शन है और फंक्शन का पावर के बगैर डेरिवेटिव -2x मौजूद है। लिहाजा हम पावर रूल लगाएंगे, और पावर रूल कैसे लगाएंगे कि इस फंक्शन की जो पावर है इसमें एक ऐड कर देंगे और एडिड पावर से हम डिवाइड कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करते हैं, -1/2 तो रह गया एज इट इज, पहला इंटीग्रल 0 to a वो भी एज इट इज रह गया। इसकी इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 है और डेरिवेटिव मौजूद है -2x। डेरिवेटिव अंदर वाली चीज़ का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -2y माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -2x जो के साथ मौजूद है। लिहाजा पावर रूल एप्लीकेबल होगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर जो 1/2 ऑलरेडी है उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगी पावर 3/2, और एडिड पावर से डिवाइड करेंगे यानी 3/2 से हमें डिवाइड भी करना होगा। और चूंकि इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एक्स हुई है, एक्स की लिमिट्स भी लगाएंगे जो कि पहले 0 और दूसरी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट है। तो यहाँ तक तो आपने होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं कि ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाता है और बाकी आपके पास क्या रहता है -1/3 इंटीग्रल 0 to a। यहाँ आप याद रखें कि x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हुई है, ये लिमिट्स भी जो हैं x की हैं, यानी इनको x की जगह जाके उन्हें पुट करना है। ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा है और ये जो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह आ गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। जब ये वाली ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट इसकी जगह पुट होगी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर ये वाला माइनस वाई स्क्वायर तो वैसे रह गया। तो ये तो अभी तक ये हुआ है कि ये जो एक्सप्रेशन था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें एक्स की जगह हमने अपर लिमिट पुट किया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट भी पुट करनी है। ए स्क्वायर एज इट इज, वाई एक्स स्क्वायर की जगह 0 और ये माइनस वाई स्क्वायर, और आप ये याद रखें तो पावर तो वही रहेगी 3/2 और डिवाइडेड बाई 3 जो था वो मैं पहले ही बाहर ले गया हूँ, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी है, 2 से कैंसिल हो गया और ये जो 3 था ऑलरेडी पहले ही ले गए हैं बाहर, नेगेटिव साइन जो है वो पहले ही बाहर है। अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करके देख लें आप जरा। सिंप्लीफिकेशन में ये ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये तो सारे खत्म होगी ना टर्म। बाकी फिर क्या रह जाएगा, ये वाला नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा,
तो सिर्फ ये रह जाएगा 1/3 0 to a square minus y square raised to power 3/2. Once again look at 1/3 integral 0 to a square minus y square raised to power 3/2 dy. Now if you remember, how can we integrate such type of expressions in which we have a square minus x square form or a square minus y square form? Let me remind you that in such expressions we introduce another variable and we put y is equal to a sine theta. In these types of the expression where we have the form a square minus y square under root or a square minus y square raised to power 3/2, in such forms we put y is equal to a sine theta. And obviously when we put y is equal to a sine theta, then its differential gives us dy is equal to a cos theta d theta. जब आपने ये सब्स्टिट्यूशन की है y is equal to sin थीटा, तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा cos sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और साथ d थीटा आएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि dy by d थीटा लें तो आ जाएगा a cos थीटा, और फिर dy by d थीटा का डिनोमिनेटर का थीटा उधर ले जाएं, dy आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। यहाँ से ये जो पहली आपके पास एक्सप्रेशन था, यहाँ से आपने ये वाला जो था y, यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू निकाली है। वो कैसे निकली है कि पहले तो आप a जो है वो इस तरफ ले गए हैं, लेफ्ट साइड पे, वो बन गया y और a। फिर ये वाला साइन लेके गए हैं, ये साइन, वो तो जाके साइन इनवर्स बन गया, तो थीटा की वैल्यू बन गई है साइन इनवर्स y ओवर a। दिस एक्सप्रेशन बिकम्स फ्रॉम हेयर y इज इक्वल टू a साइन थीटा से ये आया आपके पास थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y ओवर a। ओके, अब हमें जब ये बात ज़हन में रखें कि जब आप वेरिएबल चेंज करते हैं किसी सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए, जैसा कि यहाँ पे किया हमने, मेरे पास यहाँ पे y था और ये फॉर्म थी a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म, इसका मैंने वेरिएबल y चेंज किया है थ्रू द इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो फिर डेफिनेटली जो आपके पास इंटीग्रल की डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स हैं वो भी चेंज होंगी। उसकी रीज़न ये है कि जब आप y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये y की लिमिट्स हैं, ये y की वैल्यूज़ हैं। अब आपका y जो है थ्रू दिस सब्स्टिट्यूशन थीटा में कन्वर्ट हो गया, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन वर्स y और a। तो अब तो वैल्यूज जो हैं यहाँ पे dy और ये सारा कुछ तो y थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर डेफिनेट इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो भी थीटा की वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसी एक्सप्रेशन से ये जो हमारे पास ये वाली सब्स्टिट्यूशन आई है, इस एक्सप्रेशन से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं जब y की वैल्यू दी हुई थी। जो y की वैल्यूज दी हुई थी उनकी मदद से हम थीटा की वैल्यूज फाइंड करते हैं। मिसाल के तौर पर ये y की वैल्यू 0 है, तो मैं जब यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो साइन वर्स 0 ओवर a आ जाता है, साइन वर्स 0 हो जाता है और साइन वर्स 0 0 होता है, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू 0 निकलती है। क्या हुआ जी, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये y इज इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन है, वहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन वर्स y और a निकला, मैंने y की जगह वहाँ पे 0 पुट किया तो थीटा की वैल्यू भी 0 आ गई। अब मैं y की जगह a पुट करता हूँ तो थीटा इज इक्वल टू साइन वर्स a और a, थीटा वो आ जाएगा, a और a कट गया तो साइन वर्स 1 आपको पता π/2 के बराबर होता है। फिर देख लें, पहले मैंने y की ये वाली वैल्यू 0 पुट की है सब्स्टिट्यूशन में, तो थीटा की वैल्यू भी 0 निकली है। अपर लिमिट जो डेफिनेट इंटीग्रल की है वो a है, तो मैंने y की वैल्यू a पुट की है तो वो थीटा की वैल्यू π/2 निकलाई। अब ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/3 एज इट इज। लोअर लिमिट 0 की जो y की वैल्यू थी वो थीटा में कन्वर्ट हुई 0, और अपर लिमिट जो y की वैल्यू a थी वो थीटा की वैल्यू में कन्वर्ट होने के बाद π/2 बन गई, आपके सामने है। ये a स्क्वायर एज इट इज रहा, इस y की जगह आपने पुट करना है a साइन थीटा, वो बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो पावर टोटल है वो वैसे ही 3/2 रहेगी। फिर देख लें a स्क्वायर एज इट इज, y की जगह a साइन थीटा पुट किया तो वो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और वो पावर 3/2 वैसे रहेगी। dy की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो क्या है a cos थीटा d थीटा, वो यहाँ पे लगा दी a cos थीटा d थीटा।
अब जरा देखिएगा, ये ए स्क्वायर कॉमन लेके जाएंगे ना आप बाहर, यहाँ से ए स्क्वायर बाहर जाएगा तो ए स्क्वायर के ऊपर उसकी पावर 3/2 भी आएगी। अब वो पावर जो 3/2 आएगी वो 2 से कट के ए क्यूब रह जाएगा, और एक ए ये भी पड़ा हुआ है, ए 4 हो जाएगा। फिर देख लें, ए स्क्वायर अगर मैं बाहर लेके जाऊं तो ये पावर भी जाएगी 3/2, ए स्क्वायर का स्क्वायर 3/2 का 2 से कैंसिल हो जाएगा, और वो रह जाएगा ए क्यूब, और ये भी ए पड़ा हुआ तो वो बन जाएगा A4। तो इस तरह से 1/3 A4 अब बन जाएगा। ए स्क्वायर यहाँ से बाहर चला गया, वो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2। यहाँ से भी ये बाहर चला गया हुआ है, और ये बन गया कॉस थीटा डी थीटा। इसके बाद ये बन गया 1/3 A4 0 to π/2। ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था उसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये कॉस थीटा तो एज इट इज रहा। इसके बाद ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, आपके पास बन गया 1/3 A4 0 to π/2 कॉस क्यूब थीटा। ये कॉस थीटा की पावर 3 थी ना, और फिर एक कॉस थीटा ये भी है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, कॉस 4 थीटा। अब ये 1/3 का तो इशू नहीं है ना, 1/3 तो आ गया, वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर लगा रहेगा, ये तो वैसे ही रहेगा। असल इशू तो इस इंटीग्रल का है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल की फॉर्म देखिएगा, इसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, और कॉस की एक्सप्रेशन है कॉस का, और यहाँ पे कोई पावर n है। इस किस्म के इंटीग्रल को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला से cos 4 थीटा जो है, cos की पावर 4 जो है उसको ब्रेक करके कंटिन्यूस ट्रिग्नोमेट्री के दो फार्मूले लगा के उसे ब्रेक पावर को ख़त्म कर दें, यानी ये वाली पावर 4 जो है पहले इसे एलिमिनेट कर दें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। या फिर वेलीज फार्मूला है, वो मैं आपको, वेलीज कोसाइन फार्मूला, कोसाइन इसलिए कह रहे हैं कि ये कॉज है, वो यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको याद नहीं है तो वेलीज फार्मूला आपको सामने में लिख देता हूँ। 0 to π/2 cos nx वो बराबर है n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू n-5/n-4 इंटू सो ऑन 2/3 व्हेन n इज ऑड। और स्टार्ट वाले तो यही हैं, n-1/n, n-3/n-2 इंटू n-5 और n-4 अप टू सो ऑन 1/2 और π/2 व्हेन n इज इवन। तो जरा गौर करें कि n इवन हो तो क्या लगता है, जरा देखें, n इवन है उसके लिए जो टर्म्स आ रही हैं, वन स्टार्ट वाली तो सेम है, लास्ट वाली टर्म्स आ रही हैं 1/2 और π/2, और जब n ऑड है तो लास्ट वाली टर्म जो है 2/3 है, बेसिकली 2/3 के बाद 1 आती है। तो ये आप जरा गौर से देखें, यहाँ π/2 आ गया, और यहाँ पे आपके पास ये इस फॉर्म में आती है। अगर आपने वेरियस फार्मूला लगाना है तो आप देखें हमारा n क्या है, ऑड है कि इवन है। n यहाँ पे 4 है तो n इवन है, तो वेलिस फार्मूले का ये वाला पोर्शन हम लगा सकेंगे नीचे वाला। वंस अगेन n चूंकि हमारा इवन है, इवन के लिए ये फार्मूला लगता है, तो मैं ये फार्मूला लगा देता हूँ अगर मुझे याद है तो। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है फिर तो ऑब्वियसली आपको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन की तरफ जाना होगा, अदरवाइज तो आप नहीं कर सकेंगे। वैसे ये फार्मूला याद रखना मुश्किल नहीं है, n-1 और n-3 और n-2 और लास्ट 2 टर्म याद रखनी है, बाकी जो कंटिन्यूशन है, यानी जितनी पावर है उसमें से एक कम करके ऊपर लिखनी है और नीचे वही लिखनी है, और फिर दो का डिफरेंस जो है पढ़ते जाना, ऊपर 2 का नीचे 1 का। ये आपने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है। तो अब देखते हैं, बल्कि ऊपर भी 2 का नीचे भी 2 का डिफरेंस आएगा, और कीजिएगा n-1 के बाद n-3 आया 2 का डिफरेंस, और डिनोमिनेटर में भी n के बाद n-2 आया 2 का डिफरेंस। एनी हो, अब हम ये इसको अप्लाई करते हैं वेलीज फार्मूले को फॉर n इज इक्वल टू 4। जब आप n इज इक्वल टू 4 के लिए अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, n की जगह आप 4 लिखेंगे। तो आप यहाँ पे 1/3 a की पावर 4 एज इट इज आ गया, और पहला स्टेप यहाँ पे n की जगह 4 - 1/4, तो n की जगह 4 लिखा, 4 - 1 3 आ गया ओवर 4। नेक्स्ट क्या है, n-3, 4 माइनस आपने लिखना है 3, वो 1 आ जाना है, नीचे 4 - 2 वो 2 आ जाना है,
तो जैसे ही 1/2 आ गया, जैसे कि यहाँ पे आ गया, ये देखें इसकी सेकेंड लास्ट टर्म जो है वो 1/2 है। तो n = 4 जो था उसकी सेकेंड लास्ट टर्म इमीडिएटली आ गई है। अब इसके बाद तो कोई और चीज़ नहीं लिखनी है स्वाय ये जो लास्ट टर्म इसकी थी π/2, अब वो लिखेंगे। बात क्लियर हुई है? Once we get 1/2 second last term of this formula, then after that we have to write only the last term which is π/2। तो ये हमने लिख ली है। ये वेलीज फार्मूले से इसकी कैलकुलेशन हो गई है। आप देखें एक फार्मूला याद करना थोड़ा सा आपके लिए मेमोराइज करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसको प्लानिंग से देखते हैं, स्ट्रेटजी से करते हैं, या किसी चीज़ को सामने रख के करें तो आपको वो याद रह भी सकता है। लेकिन वो इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से होगी। अभी मैं अल्टरनेटिव वे बताऊंगा कि अगर ये फॉर्मूला ना लगाएं तो ये इंटीग्रेशन के स्टेप्स जो हैं काफ़ी लंबे हो जाते हैं। अब थोड़ा सा सब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसको। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाता है। 4 2 ज़र 8 और 8 2 ज़र 16, तो πa4/16 आ जाता है। ऑल्टरनेटिव वेव की तरह चलते हैं। ऑल्टरनेटिव वे में हमने वेलीज फार्मूला लगाया इस इंटीग्रल के ऊपर। इस इंटीग्रल के ऊपर वेलीज फार्मूला लगाया है, तो हम देखते हैं कि वेलीज फार्मूला लगाने के बगैर ये कैसे सॉल्व होगा। 0 to π/2 cos 4 थीटा d थीटा। तो जैसे स्टार्ट में मैंने कहा कि इसकी पावर 4 जो है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। तो हम पहले तो ये इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की पावर 2। ये वाला cos स्क्वायर थीटा जो है इसका फॉर्मूला है 1 + cos 2 थीटा/2। क्योंकि cos स्क्वायर थीटा है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है 1 + cos 2 थीटा/2। अब हम 1 + cos 2 थीटा का स्क्वायर जब ओपन करते हैं तो वो आ जाता है 1 + 2 cos 2 थीटा + cos स्क्वायर 2 थीटा, और 2 का स्क्वायर आ जाता है 4। ये 4 तो बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 1 + 2 cos 2 थीटा, और ये जो cos स्क्वायर 2 थीटा है इसका स्क्वायर दोबारा ब्रेक करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाते हैं जो कि है 1 + cos 4 थीटा/2। इसके बाद आप देखते हैं कि ये बन जाएगा बाय टेकिंग एलसीएम 2 + 4 cos 2 थीटा + 1 + cos 4 थीटा/2। ये 2 भी आप बाहर ले जाएं तो 1/8 हो जाता है, और यहाँ पे ये 2 + 1 क्या रहता है 3 + 4 cos 2 थीटा + cos 4 थीटा। ये इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो 3 की कंडीशन आती है 3 थीटा, और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन आएगी sin 2 थीटा, और 2 थीटा के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया। cos 4 थीटा, cos 4 थीटा की कंडीशन आती है sin 4 थीटा, और 4 थीटा एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड किया 4 से। इसके बाद आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाते हैं। 1/8 एज इट इज 3 थीटा है तो इसमें थीटा की जगह अपर लिमिट लगाई π/2, और 3 अपनी जगह रह गया, फिर -0 तो वो तो 0 ही हो गया। इस 2 ने इसको 4 को काट के 2 बना दिया, रह गया 2 sin 2 थीटा। अपर लिमिट लगाई 2 sin 2 π/2, थीटा की जगह हमने पुट कर दिया π/2। -0 जैसे ही साइन में 0 आएगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह ये जो 4 है इसको 1/4 लिख के अपर लिमिट लगाई थीटा की जगह π/2, sin 4 थीटा, 4 वैसे रह गया, थीटा की जगह π/2, फिर -0 थीटा की जगह 0 लगाएंगे तो sin 0 0 हो जाएगा। अब आपके पास सिंप्लीफिकेशन अगर आप करते हैं 1/8 एज इट इज 3 π/2 + 2 साइन, ये 2 और ये 2 कैंसिल होके साइन पाई रह जाता है, प्लस 1/4, और ये 2 ने 4 को काटा तो साइन 2 पाई रह गया। अब रह गया 1/8 3 π/2 + 0 + 1/4 × 0। तो ये तो कट गया ना, 0 0 खत्म हो गया, ये खत्म हो गए, सिर्फ ये रह गया 3 π/16। अब 3 π/16 अगर आपको याद है हमने एक टर्म छोड़ी हुई है। कौन सी टर्म छोड़ी हुई है? हमने ये इंटीग्रेशन तो किया इसकी 0 to π/2 cos 4 थीटा की ऑल्टरनेटिव इंटीग्रेशन की है। 1/3a4 छोड़ा हुआ था। अब आप 1/3a4 इसके साथ लगाएं
जो हमने रिजल्ट लेके आए हैं 3 पाई बाई 16 के साथ, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा और बेसिकली आपके पास आ क्या जाएगा, वही रिजल्ट आ जाएगा जो आपने वहां प्रूव किया था, 5 पाई A4/16। तो आप देख रहे हैं कि पाई A4/16 वही रिजल्ट है जो आपने वेलीज फार्मूले से किया। तो गौर करें कि वेलीज फार्मूला अगर आपको आता है तो ये रिजल्ट तीसरे स्टेप में आ गया, यानी यहाँ से यहाँ से पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है, 2 स्टेप्स में ये आ जाता है। जबकि अगर वेलीज फार्मूला अगर आपको याद नहीं है, लगाना नहीं आता, तो फिर ये cos 4 थीटा से यहाँ तक आने में आपको काफ़ी स्टेप्स आपने देखे हैं कि यूज़ हुए हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आपको वेलीज फार्मूला आता है तो वो लगाएं, वो आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और अगर नहीं आता तो जाहिर बात है क्वेश्चन तो फिर करना है, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करके आप इसको रिपीटेडली cos 4 थीटा की पावर को रिड्यूस ख़त्म करेंगे, रिपीटेडली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के, और जैसा कि यहाँ पे किया है इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए आप ये रिजल्ट लेके आएंगे।